friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and today I am going to discuss about the fertilization in human. Okay, so what is fertilization? Fertilization, it means the fusion of male and female gametes to form diploid zygote. Male and female gamete का fusion and diploid zygote का form होना, this process is called as fertilization. And the term fertilization was first time given by the scientist Leeuwenhoek in 1683 तो 1683 में फर्स्ट टाइम लीवेनहॉक ने फर्टिलाइजेशन टर्म दिया था. ओके, एंड साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्चुअल साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलरी इस्थाइमस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. एम्पुलरी इस्थाइमिक जंक्शन फैलोपियन ट्यूब का जो एक एंड पॉइंट होता है, जो एम्पुलरी इस्थाइमस जंक्शन है, वहां क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. Now how the sperm arrive? Sperm जो है कैसे arrive करता है? So male discharge semen into the female vagina during the copulation. Male जो है discharge करता है semen into the vagina of the female and during the copulation, and this process is called as an insemination. And through this process insemination, sperm arrives from males into the female. Okay. एंड सिंगल इजैकुलेशन ऑफ सेमेन, एक सिंगल इजैकुलेशन सेमेन के सिंगल इजैकुलेशन में के टाइम में सेमेन में कितना रहता है? 300 मिलियन स्पर्म कंटेन. सिंगल इजैकुलेशन ऑफ सेमेन में कंटेन 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स. तो एक सिंगल इजैकुलेशन में 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स कंटेन होते हैं. ओके, नाउ द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है? स्पर्म का मूवमेंट इज फ्रॉम वेजिना से यूट्रस में. वेजिना से यूट्रस में होता है स्पर्म का मूवमेंट. एंड देयर इज 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कंटेंट रहते हैं. ए सिंगल इजैकुलेशन में 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, बट ओनली अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स गोज टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब्स. लेकिन 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ के टुवर्ड्स मूव करते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरली जो मूवमेंट होता है स्पर्म का, तो प्राइमरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस का. तो फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म मूव करता है. ओके, स्पर्म मूव फर्दर. एंड बट लेटर क्या होता है? वी नो दैट द स्पर्म हैज मोटिलिटी. स्पर्म क्या है? स्पर्म में कैपेसिटी होता है, वो खुद से मूव कर सकता है. इट हैज ओन it has own movement capacity. This is called motility. तो उसमें मोमेंट कैपेसिटी जो होता है स्पर्म में, जिसको हम मोटिलिटी कहते हैं. तो पहले तो क्या हो गया? फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव करता है फर्दर. बट लेटर क्या होता है कि जो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो उसके अपने मोटिलिटी कैपेसिटी की वजह से होता है. ओके, स्पर्म जो है वो एक फ्लूइड मीडियम में स्विम करता है. स्पर्म्स स्विम इन द फ्लूइड मीडियम. एंड किस रेट से वो स्विम करता है? तो ये 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट टू रिच साइड. स्पर्म जो है फ्लूइड मीडियम में स्विम करता है, ये 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट के रेट से ये स्विम करता है अपने साइड पे पहुंचने के लिए. टू रिच साइड. साइड क्या है? एम्पुलरी इस्थाइमस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब. एंड जो ये स्पर्म होते हैं वो 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, बट फैलोपियन ट्यूब में ओनली फ्यू थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है वो पहुंचता है. तो ये सारे जो स्पर्म और जो स्पर्म्स होते हैं उनको क्या करता है? ल्यूकोसाइट्स ऑफ वेजिना. वेजिना में जो ल्यूकोसाइट्स ऑफ वेजिनल एपिथेलियम, वेजिनल एपिथेलियम में जो ल्यूकोसाइट्स होता है वो क्या करता है? इन सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म को इनगल्फ कर जाता है. इस वजह से क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स ओनली ट्रेवल टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब. The arrival of secondary oocytes. Secondary oocytes कैसे arrive करता है? Okay, so from Graafian follicles, Graafian follicle is converted into the secondary oocytes. Graafian follicle से secondary oocyte, Graafian follicle secondary oocyte में convert करता है during the ovulation. Ovulation के टाइम में Graafian follicle convert होता है secondary oocytes में. Okay, एंड सेकेंडरी oocyte जो है वो सबसे पहले जो फैलोपियन फनल है, सेकेंडरी oocyte रिसीव्ड होता है फैलोपियन फनल से, एंड देन इट गोज टू द फैलोपियन ट्यूब में. सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन फनल रिसीव करता है एंड देन उसको मूव करता है फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 24 आवर्स के अंदर होता है. ओके,
सो सेकेंडरी oocyte को रिसीव किया फैलोपियन फनेल एंड देन ये मूव किया टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब में, जहां वो 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स ये फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या होता है, ओवरी से देन ये रिलीज हो जाता है। फ्रॉम आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड ये जो फैलोपियन फनेल से फैलोपियन ट्यूब में जाने जो मूव करता है वो फिमरी और सीलिया के मोमेंट की वजह से वो फैलोपियन फनेल से वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है। ओके, नाउ ये सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte न्यूमरस स्पर्म से सराउंडेड होता है। ओके, सराउंडेड बाय न्यूमरस स्पर्म। सेकेंडरी oocytes को जो है बहुत सारे न्यूमरस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स उसको सराउंड करते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो सक्सीड करता है फर्टिलाइज के लिए। ओके, ओनली वन स्पर्म सक्सीड करता है फर्टिलाइजेशन में। देन सेकेंडरी oocyte जो है उसमें क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। सबसे तो पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होकर प्राइमरी oocyte फॉर्म करता है एंड देन प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म का एंट्री हो जाता है देन क्या है, सेकेंडरी oocyte का जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte को हम लोग ओवम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवम, इज ऑल्सो कॉल्ड एग। तो सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एंट्री के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या होता है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन उसका कंप्लीट हो जाता है एंड इस स्टेज पे सेकेंडरी oocyte को हम लोग ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। ओके, नाउ द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ क्या होता है कि स्पर्म के जो होता है सराउंडेड एक कोटिंग सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो जब स्पर्म एंटर करता है, जब एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, ओके, देन क्या होता है कि स्पर्म के ऊपर जो कोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ऊपर जो कोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं एंड ये स्पेशली जो है ये जो कोटिंग सब्सटेंसेस होता है वो कहाँ होता है, एक्रोसोम में रहता है। एक्रोसोम पे एक्रोसोम से वो पर्टिकुलरली ऑन एक्रोसोम रहता है जो स्पर्म, ये जो कोटिंग सब्सटेंसेस वो रिमूव्ड होता है। एंड रिमूव होने के बाद क्या होता है कि जो एक्रोसोम्स होता है, जो उसका टिप पार्ट होता है, जो हेड होता है वो एक्सपोज होता है, उसका रिसेप्टर साइट एक्सपोज होता है। ओके, रिसेप्टर साइट ऑन एक्रोसोम्स एक्सपोज, रिसेप्टर साइट एक्रोसोम्स का एक्सपोज होता है और स्पर्म्स को एक्टिव करता है ताकि वो एग को पेनिट्रेट कर सके। ओके, आफ्टर द एक्सपोज ऑफ रिसेप्टर साइट ऑन एक्रोसोम्स sperm become active and it ready to penetrate the egg. Okay, now the sperm activation in mammals. मैमल्स में जो स्पर्म का जो एक्टिवेशन होता है, ये जो उसके ऊपर जो कोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं जब वो रिमूव्ड होते हैं एंड जब एक्रोसोम का रिसेप्टर साइट एक्सपोज होता है देन स्पर्म एक्टिव होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो स्पर्म का एक्टिवेशन होता है मैमल में, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कैपेसिटेशन। एंड ये जो कैपेसिटेशन है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को में 5 to 6 आवर्स टाइम लगते हैं, 5 to 6 आवर टाइम लगते हैं। ओके, एंड जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इन सभी से भी क्या होता है, सेक्रेशन होता है। तो इन सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है उससे क्या होता है, वो स्पर्म को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द एक्टिव स्पर्म। एक्टिव स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बिकॉज sperm needs energy and this energy comes from the secretion of bulbourethral gland, seminal vesicle gland and prostate gland. And ये जो secretion होता है इससे जो वेजिना में जो एसिडिटी होती है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। दैट्स वाई क्या होता है कि अल्कलाइन मीडियम में स्पर्म जो है मोर एक्टिव होता है, इसलिए वेजिना में जो एसिडिटी होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म वहां और अच्छे से एक्टिव हो सके एंड इट पेनिट्रेट द एग इन बेटर। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में एट फर्स्ट क्या आता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन, तो आफ्टर द स्पर्म एक्टिवेशन मैमल इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन के बाद, स्पर्म एक्टिवेशन के बाद स्पर्म अंडरगो द एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म अंडरगो जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन में। एंड
इन एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, वेरियस केमिकल रिलीज, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं किसी स्पर्म से, द वेरियस केमिकल रिलीज फ्रॉम द स्पर्म एंड दिस इज कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस। ये जो केमिकल रिलीज होते हैं आफ्टर कैपेसिटेशन, स्पर्म एक्टिवेशन के बाद, जो ये स्पर्म एक्टिवेशन के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होता है एंड एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, वेरियस केमिकल रिलीज होता है स्पर्म से, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। ओके, सो दिस केमिकल्स आर, तो दिस 3 केमिकल्स। ओके, फर्स्ट इज हाइलोरिनीडेज। तो ये जो हाइलोरिनीडेज है ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑन फॉलिकल सेल्स। तो फॉलिकल सेल पे जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं ये हाइलोरिनेज उस पे एक्ट करता है। सेकेंड इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड दिस कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। ओके, थर्ड इज जोनालाइसिन और एक्रोसिन। इसको जोनालाइसिन कहते हैं या एक्रोसिन कहते हैं। ये क्या करता है, हेल्प्स टू डाइजेस्ट जोना प्लूसिडा। ये जो है जोना प्लूसिडा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो दीज 3 केमिकल्स जो कहाँ से रिलीज होते हैं, स्पर्म से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम में। स्पर्म से ये 3 केमिकल रिलीज होते हैं जिसको स्पर्म लाइसिन कहते हैं, हाइलोरिनेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, जोनालाइसिन और एक्रोसिन। ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए ऑप्टिमल पीएच होना चाहिए। ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे जो चीज है, ऑप्टिमल पीएच, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ऑल आर वेरी एसेंशियल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। एंड कैल्शियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफ अगर कैल्शियम इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, अगर केमिकल कैल्शियम एब्सेंट है, अगर कैल्शियम एब्सेंट रहता है देन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। In absence of calcium, no fertilization. So we can understand then how much important calcium, how much it play the important role in during the fertilization. Okay. So plasma membrane of sperm fuse with the plasma membrane of secondary oocytes. Secondary oocytes जिसको ओवम भी कहते हैं and sperm, ये दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, फ्यूज होता है। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte is fused together एंड इससे क्या होता है कि जो स्पर्म का कंटेंट है वो उसमें जाता है सेकेंडरी oocyte में जाता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज करता है, देन कंटेंट ऑफ स्पर्म इज एंटर इनटू द, स्पर्म का कंटेंट एंटर होता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में एंटर होता है। ओके, तो ये जो बाइंडिंग होता है स्पर्म का सेकेंडरी oocyte से, इसकी वजह से ये इंड्यूस करता है, डीपोलराइजेशन इंड्यूस करता है। ओके, इंड्यूस डीपोलराइजेशन ऑफ द oocyte ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte का बाइंडिंग होता है इससे इंड्यूस होता है, डीपोलराइजेशन होता है सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड ये जो डीपोलराइजेशन है इससे प्रिवेंट होता है पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मीन्स ये प्रिवेंट करता है from entered more than one sperm is entered into the secondary oocyte। एक से ज्यादा स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंटर ना करे, इसको ये प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको पॉलीस्पर्मी, इसको ये प्रिवेंट करता है, इसको ये रोकता है डीपोलराइजेशन से। एंड क्या इंश्योर करता है, मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी मीन्स कि ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही, ओनली वन स्पर्म्स एंटर्ड इनटू द सेकेंडरी oocytes। सो दिस इज द acrosomal reaction which happened after the capacitation of the sperms, or you can say the activation of sperms in the mammal. Second is the cortical reaction. After the acrosomal reaction, second is the cortical reaction. Okay, so after the fusion of sperm and plasma membrane of oocyte show the cortical reaction. Cortical reaction, फ्यूजन के स्पर्म एंड oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन के बाद, स्पर्म एंड oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन के बाद जो है ये कॉर्टिकल रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद इट शोज द कॉर्टिकल रिएक्शन। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, PEM स्टैंड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीनीथ ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो ग्रैन्यूल्स होता है, ग्रैन्यूल किससे फ्यूज करता है, फ्यूज विद द PM ऑफ oocytes, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है
एंड ये अपना कंटेंट रिलीज करता है। कंटेंट इसका क्या है, तो कॉर्टिकल एंजाइम इज द कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ओके, बिटवीन किसके किसके बीच में रिलीज करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जोना ल्यूसिडा के बीच में रिलीज करता है। तो यहाँ क्या हो गया, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन शो करता है एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बीनीथ मीन्स जस्ट बिहाइंड। बिहाइंड किसके बिहाइंड, तो सेकेंडरी साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिहाइंड जो है बीनीथ जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। एंड ये ग्रैन्यूल्स जो है, दिस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ये फ्यूज करता है इसके साथ उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है। ओके, दिस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes एंड रिलीज कंटेंट, रिलीज व्हाट कंटेंट्स, तो वो कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज करता है। किसके किसके बीच रिलीज करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जोना ल्यूसिडा के बीच में रिलीज करता है। कॉर्टिकल एंजाइम क्या करता है, ये जोना ल्यूसिडा को हार्ड कर देता है। इसलिए हार्ड करता है ताकि ये प्रिवेंट कर सके पॉलीस्पर्मी को से प्रिवेंट कर सके, मीन्स मोर देन वन स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर ना कर सके, इसको प्रिवेंट करने का काम कॉर्टिकल एंजाइम भी करता है। कैसे करता है, तो जोना ल्यूसिडा को हार्ड कर देता है। थर्ड इज द स्पर्म एंट्री। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, जिस पॉइंट पे स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte कॉन्टैक्ट करते हैं वो एंड एक प्रोजेक्शन फॉर्म करते हैं, उस प्रोजेक्शन को कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। तो ये क्या हुआ कि किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अगर ये स्पर्म है, अगर स्पर्म यहाँ एंड ये सेकेंडरी oocyte है, अगर ये इस पॉइंट पे अगर ये कांटेक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट जब ये स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte उस पॉइंट पे कांटेक्ट आते हैं, कमिंग कांटेक्ट होता है, तो जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का कांटेक्ट होता है जिस पॉइंट पे, वहां एक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है एंड इस प्रोजेक्शन को कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। ओके, ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन है, ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है, इट रिसीव्स द स्पर्म्स। कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन रिसीव्स द स्पर्म्स। सेकेंड इज द डिजिटल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म में जो डिजिटल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म में जो डिजिटल सेंट्रियोल होता है वो डिवाइड करता है एंड डिवाइड करके क्या फॉर्म करता है, टू सेंट्रियोल्स फॉर्म करता है। टू सेंट्रियोल्स इसलिए फॉर्म करता है कि टू जनरेट मियोटिक स्पाइंडल फॉर्मेशन फॉर सेल डिवीजन। तो स्पर्म में जो डिजिटल सेंट्रियोल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करके टू सेंट्रियोल्स फॉर्म करते हैं एंड ये जो टू सेंट्रियोल्स है वो इसलिए फॉर्म किया जाता है, फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ ये जनरेट करता है मियोटिक स्पाइंडल फॉर्मेशन के जनरेशन के लिए ये टू सेंट्रियोल का डिवीजन होता है। क्यों डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के लिए। ओके, एंड एक में जो होता है, एक डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स ऑफ इट्स ओन, एक में अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता है, सेंट्रियोल्स स्पर्म में होता है, इसलिए क्या होता है कि सेंट्रियोल्स जो होता है वो डिवाइड करके टू सेंट्रियोल्स फॉर्म करता है। दिस इज द कैरियोगैमी और एंड एपीमिक्सिस। ओके, स्पर्म इंटर द सेकेंडरी oocyte, स्पर्म सेकेंडरी oocyte में इंटर करता है एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद दो चीजें प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट इज ओवम प्रोड्यूस होता है एंड दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte में एंटर करता है तो इससे कंप्लीट होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिससे प्रोड्यूस होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है। ओके, एज वी नो दैट कि हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो उसके मिडिल पीस और टेल से सेपरेट होता है और इसको क्या बोलते हैं एंड क्या बन जाता है, ये बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो स्पर्म के हेड में जो न्यूक्लियस होता है जो मिडिल पीस और टेल से सेपरेट होता है, इसको क्या बोलता है, ये मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ओके, एंड अगेन क्या होता है कि जो सेकेंड पोलर बॉडी जो फॉर्म हुआ है एंड ये स्पर्म टेल ये डिजनरेट कर जाता है। ओके, सेकेंड पोलर बॉडी एंड टेल इज डिजनरेट एंड नाउ द न्यूक्लियस ऑफ ओवम के न्यूक्लियस को बोलेंगे क्या, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो ओवम न्यूक्लियस के ओवम के न्यूक्लियस को हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ओके, फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियस।
ये मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस ये एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करता है एंड आफ्टर द मूविंग टुवर्ड्स जब ये मीट होता है देन ये डिसइंटीग्रेट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। मतलब मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है एंड डिसइंटीग्रेट होने के बाद तो मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर एंड जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं। ओके एंड ये जो प्रोसेस है जब क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस में या जो मिक्सअप होते हैं इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। ओके सो यहाँ क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स मूव किया एंड देन ये दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है एंड क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो एक दूसरे से मिक्सअप होता है। इसको कैरियोगैमी कहते हैं। ओके एंड एज वी नो डेट जब वो मिक्सअप हो जाता है, जब कैरियोगैमी हो जाता है तो ओवम क्या हो जाता है, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है एंड नाउ फर्टिलाइज्ड ओवम को हम लोग जायगोट कहते हैं। जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है क्योंकि उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम स्पर्म एंड अदर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द ओवम। तो ये क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इट मीन्स दैट 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिफ्थ इज द एक्टिवेशन ऑफ एग कैसे एक्टिवेट करता है, तो जैसे स्पर्म एंटर करता है तो ये जायगोट की एक्टिविटीज को मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। स्पर्म के एंट्री के बाद जायगोट का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, वो स्टिमुलेट होता है एंड देन इस वजह से जैसे ही वो जायगोट का मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होगा, वो इंक्रीज होगा, इससे सेल्यूलर रिस्पायरेशन, जो सेल का जो रिस्पायरेशन रेट है और जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है ये भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज कर जाता है। तो स्पर्म की एंट्री से जायगोट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है जिसकी वजह से सेल्यूलर रिस्पायरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस का भी रेट बहुत इंक्रीज करता है। इसलिए तो ये इस तरीके से एग को एक्टिवेट करता है। स्पर्म सिर्फ एग को एक्टिव करने का ही काम नहीं करता बल्कि वो डीएनए को कैरी करता है, कहाँ तक, एग तक कैरी करने का भी काम स्पर्म करता है। तो एंड एग के पास सारी कैपेबिलिटी होते हैं कि वो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, बट एग्स जो होता है वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड इट नीड्स टू स्टिमुलस टू एक्टिवेट। उसको स्टिमुलस की जरूरत होती है कि वो उसको एग को एक्टिवेट कर सके एंड स्पर्म यहाँ स्टिमुलस की तरह वर्क करता है जो कि एग को एक्टिव करता है एंड जैसे ही एग एक्टिव होते हैं देन इट स्टार्ट इंक्रीजेस द सेल्यूलर रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल अदर फंक्शंस व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड स्पर्म क्या है, सेकेंड कि वो डीएनए को एग तक कैरी करने का भी। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट इज द रीस्टोर्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्टिलाइजेशन की वजह से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज द 46 वो क्या होता है, रीस्टोर्स होता है। सेकेंड ये इनिशिएट करता है क्लीवेज, ये क्लीवेज इनिशिएट करता है। थर्ड इज द इट इंट्रोड्यूस सेंट्रियोल्स विच आर लैकिंग इन मैच्योर एग। मैच्योर एग में सेंट्रियोल्स क्या होता है, वो अब्सेंट होता है and centrioles present in the distal centriole present in the sperm and which divide to form the 2 centrioles. So fertilization की वजह से centrioles जो है mature egg में introduce होते हैं जो कि egg में पहले से absent होते हैं। Okay, fertilization की वजह से it helps in the determination of sex in embryo. ये it determine करता है embryo के sex को determine करने में help करता है। कंबाइन द कैरेक्टर्स ऑफ 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन करता है एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रोड्यूस वेरिएशन। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ द फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इंट्रैक्शन। ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग इंट्रैक्शन, तो FR लिली ही वाज अ साइंटिस्ट, इन्होंने फर्टिलाइजेशन थ्योरी दिया था इन 1914 में। FR लिली ने फर्टिलाइजेशन थ्योरी इन 1940 में दिया था और ये जो फर्टिलाइजेशन थ्योरी था ये बेस्ट उन्होंने सी अर्चिन पे बेस्ट था ये। तो अकॉर्डिंग टू इस फर्टिलाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ओवम सेक्रीट करता है केमिकल जिसको कहते हैं फर्टिलाइजिंग। ओके, ओवम सेक्रीट्स अ केमिकल इज कॉल्ड फर्टिलाइजिंग एंड ये फर्टिलाइजिंग क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन इसका कॉम्बिनेशन मोनोसेक्राइड्स का और एमिनो एसिड का इसमें कॉम्बिनेशन है और स्पर्म के सरफेस पे एक प्रोटीन सब्सटेंसेस होता है जिसको एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं। तो ओवम सेक्रीट करता है केमिकल जिसको फर्टिलाइजिंग कहते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन है मीन्स
मोनोसेक्राइड और एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन, और स्पर्म के सरफेस पे प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसको एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, एंड ये एंटी फर्टिलाइजिन एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है। ओके, सो जब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, और ये जब भी इंटरेक्ट करेगा सेम स्पीसीज का इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ क्या होता है, स्पर्म जब ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्ट करता है, देन स्पर्म जो है एग के सरफेस से स्टिक कर जाता है। ओके, देन स्पर्म स्टिक टू द एग सरफेस। So the adhesion of sperm to the eggs of same species through chemical recognition called agglutination। जब स्पर्म जो है एंड एग, जब ये दोनों इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्शन जो स्पर्म और एग में होगा वो सेम स्पीसीज में होगा, किसके रिकॉग्नाइजेशन से, केमिकल के रिकॉग्नाइजेशन से, मीन्स फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो ये केमिकल है इसके रिकॉग्नाइजेशन से, जब स्पर्म एंड एग जब ऑफ सेम स्पीसीज का जब ये एक दूसरे के इंटरेक्ट करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्यूलिटिनेशन कहते हैं। ओके, so this is the significance of fertilization, and this is the fertilizing anti-fertilizing interaction. Okay, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. Okay, if you like this video, please share it with